प्यार भरा सलाम। मैं हूं आपका मेज़बान गौहर कुची और आज इस प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए है मेरे सीनियर साथी सनम एजाज। नाजरीन, जैसा आप जानते हैं कि आज इस प्रोग्राम में रोज़ाना की तरह जहां हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की सियासत, जम्मू कश्मीर में क्या कुछ चल रहा है उस पर नज़र रखते हैं हम, और उस पर जो कुछ दिन भर रहता है उस पर भी ख़ास नज़र रहती है। दिन भर क्या कुछ होने वाला है या किस तरह की खबरें आज या रात देर गई तक जम्मू कश्मीर के हवाले से, उसके साथ साथ ही मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी नज़र रखेंगे, और दुनिया भर के अंदर फ़लस्तीन और इजराइल पर क्या कुछ चल रहा है, सरहद के उस पार भी पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ चल रहा है, वो भी आज इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से मौसम बन रहा है, मौसम चल रहा है खुश्क मौसम, और दिन में जिस तरह से दर्जा हरारत में इजाफा देखने को मिल रहा है, गर्मी रहती है, उसकी वजह से ग्लेशियर्स के आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से वो पिघलते हैं, वो कहीं ना कहीं जो माहिरीन की जानिब से माना जाता है कि कहीं तशवीश की बात तो है। जिस तरह से वो पिघल रहा है उस पर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ कुछ अहम मौज़ूआत है। कल वज़ीर दाखिला अमित शाह ऑनलाइन वर्चुअली मोड पर जम्मू कश्मीर के हवाले से एक तकरीब में शिरकत करेंगे। क्या कुछ उस तकरीब में ख़ास रहेगा उस पर भी बात करेंगे, और दीगर कुछ अहम मौज़ूआत पे जो आज इस सलाम जे के प्रोग्राम में मौज़ूए बहस भी रहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में मामूल की तरह रोज़ाना की तरह तारीख में आज के दिन के हवाले से आज 24 जनवरी है, और आज 24 जनवरी के दिन मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है बताएंगे सनम एजाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग और नमस्कार, सत श्री अकाल सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम हो। आप देख रहे हैं सलाम जी के सुबह सुबह आप घर में बैठे हैं, हो सकता है आप चाय की चुस्कियाँ ले रहे हो, कुछ दोस्त अभी बिस्तर में ही होंगे। बाहर जो ठंड है तो बहुत से लोगों का दिल मन नहीं करता है कि बाहर जाए, क्योंकि अच्छी खासी ठंड भी है। सुबह शाम ये दो वक्त है जब जम्मू कश्मीर में ठंड माजी में भी होती रही है, आज भी होती रही है। बदला है तो आज दिन बदले हैं और दिन के दौरान गर्मी होती है। तो ये जो माहौल है बदलने का, गर्मी बदलने का, ये माहौल वो माहौल नहीं है जो कश्मीर का हुआ करता था। लेकिन अच्छी खासी सुबह सुबह ठंड होती है, और वो कह सकते हैं ना कि हड्डियों में चटकने वाली, हड्डियों को चटकने वाली जो ठंड है वो आजकल देखी जा रही। तो इसमें सुबह सुबह कुछ लोग मेरे दोस्त, कुछ नाजरीन हमारे सुबह चाय पी रहे होंगे, कुछ बिस्तर में अभी बैठे होंगे, कुछ बिस्तर में बैठ के चाय पी रहे होंगे, तो यूं कुछ हमाम में, कुछ गर्मी में, और हमें देखते होंगे। तो इस वक्त जो हम आपका ये वक्त है इसमें हम आपको बाखबर करने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह मेरे साथी ने बताया कि आज तारीख का दिन कैसा था, माजी का, पास्ट, क्योंकि मुस्तकबिल की कोई पेशन गोई कर नहीं सकता है, हाल के हवाले से सब कोशिश कर लगे रहते हैं, लेकिन माजी क्या था। तो माजी हम करते हैं 1857। आमतौर पे 1857 हिंदुस्तान की तारीख में गदर के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। गदर हिंदुस्तान की तारीख में 1857 का साल, लेकिन 1857 और आज का दिन जनवरी 24, और तारीख में या हिंदुस्तान की तारीख में इल्मी तारीख पर भी नज़र डालते हुए बताया जा सकता है कि आज का दिन कोलकाता का शहर, कलकत्ता भी जिसे कहा जाता है, और कलकत्ता में आज ही यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का जो आगाज़ हुआ था, कायम हुआ था, ये जनवरी 24 की तारीख थी। तो इल्म हुनर की पहली तारीख हम आपको बताते चले, साल था 24 जनवरी 1857 का। तो 1857 में जब इल्म आया तो कुछ तरक्की की बात भी हुई। इल्म उससे पहले भी था, लेकिन तरक्की की बात करें तो दुनिया में तेल ने तरक्की के नए पायदान खोले थे। तो उन्हीं तेल की तरक्की की या तेल के नए पायदानों की बात करें तो 1859 और ये जनवरी की 24 की तारीख थी। और पहली बार जमीन के नीचे 230 मीटर गहरी खुदाई करने के बाद तेल को निकाला गया, ये पहली बार हुआ था। और तब से यूं कह सकते हैं कि तेल ने अरबों का तेल निकाला भी, तारीख भी बदली, दोनों चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। और ये 1800 की बात है, 1800 सदी, 18वीं सदी की बात। लेकिन अगर 19वीं सदी की बात करें तो 19वीं सदी में आज़ादी हो चुकी थी, और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का कौमी तराना क्या होगा, ये बड़ा सवाल था। तो 1950 में 24 जनवरी को जनगण मन को कौमी तराने का दर्जा हिंदुस्तान में मिला। वो तारीख थी जनवरी की 24, और 1950 का साल था। और 1951 का साल कहे तो ये भी हिंदुस्तान की तारीख में अहम माना जाता है, क्योंकि पहली खातून पायलट जो कमर्शियल पायलट बनी उसका नाम प्रेम माथुर था, और ये हिंदुस्तान की तारीख में पहली खातून जो है वो कमर्शियल पायलट बनी। साल 1951 को आज ही के दिन लाइसेंस मिला था, 24 जनवरी की तारीख थी।
तो 24 जनवरी 1952 की बात भी करते हैं। फिल्मों ने हिंदुस्तान की तारीख में या हिंदुस्तान के आई में लोगों को आईना भी दिखाना शुरू कर दिया था। तो 1952 में हिंदुस्तान में फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई और पहला फिल्म फेस्टिवल 24 जनवरी 1952 को मुंबई में, आज मुंबई कहा जाता है तब इसे बम्बई कहा जाता था, तो बम्बई में पहला फिल्म फेस्टिवल जो है वो उसका इनेकाद हुआ। दुनिया आगे बढ़ती गई और दुनिया में जौहरी ताकतों का दबदबा भी लगने लगा। दुनिया यूनिपोलर बाइपोलर में डिवाइड भी होने लगी और साल 1979 अमेरिका ने जौहरी जो तजुर्बा है वो बड़ा संगीन जौहरी तजुर्बा उन्हें नवादा में आज की तारीख में किया और ये जनवरी 24 की तारीख थी और 1952 का साल था। अमेरिका 1979 का साल था। अमेरिका ने एक बड़ा जौहरी जो तजुर्बा है वो आज ही के दिन किया था। और फिर अगर तजुर्बों की बात करें तो साल 2002 हिंदुस्तान भी तजुर्बों में बढ़ता गया और भारतीय सैटेलाइट इनसेट 3 को आज ही के दिन कामयाबी के साथ मार्च 2002 में आज ही के दिन 24 जनवरी को मदार में छोड़ा गया था। इनसेट सैटेलाइट जो है भारत का सैटेलाइट इनसेट 3C उसको आज छोड़ा गया था। और फिर जब जंगें बढ़ती गई, खून खराबी खबरें आती गई तो 2003 में हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान जो हवालगी होता है, एक दूसरे के जो मुजरिम होते हैं, मुलजिम होते हैं, उनको जो है ट्रांसफ़र किया जाता है अपने अपने मुल्कों को। तो 2003 में फ्रांस और हिंदुस्तान के दरमियान महादय हवालगी हुआ था। तारीख थी जनवरी की 24 तारीख। तो ये जनवरी की 24 तारीख यानी दिस द डे इन हिस्ट्री, आज के दिन तारीख में क्या हुआ ये हम आपको बता रहे थे। और आज के दिन माजी को हमें याद रखना है। हमें अक्सर ये हम बताते रहते हैं कि अगर हम माजी को भूल जाएंगे तो हमारा मुस्तकबल शानदार नहीं हो सकता है, क्योंकि माजी से हम सीखते हैं। और कल भी जब कल आज हम हैं, हम अपने माजी की बात करते हैं, आने वाली हमारी जो नस्लें हैं वो हमारी बात करेंगे हमें माजी बता के। तो याद ये भी रखना है कि कल हम भी माजी होंगे। तो माजी और मुस्तकबिल के बीच में इंसान का जो एवोल्यूशन है वो भी एक तारीख है। लेकिन इसी तारीख में आपको बताते चलें, आज 24 तारीख है तो कल 25 तारीख है। तो 25 तारीख के हवाले से मुल्क भर में जो तकरीबात हो रही है, जो 26 जनवरी की तकरीबात के हवाले से दिन हो रहे हैं और उन्हीं तकरीबात में फुल ड्रेस रिहर्सल भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कल की तारीख में फुल ड्रेस रिहर्सल होगी, लेकिन हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला अमित शाह कल जम्मू कश्मीर के इंतज़ामिया के साथ वर्चुअल मोड पे राब्ता भी कायम करेंगे। अमित शाह कल जो राब्ता कायम करेंगे तो इस राब्ते के दौरान वो कुछ इनाग्रेशंस भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात, कल वो जम्मू कश्मीर में जो SRO 43 बेनिफिशरीज हैं और उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में लोग जो कामयाब हुए हैं उन्हें कल जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो उनको हैंड ओवर भी करेंगे वर्चुअल मोड के ज़रिए। और कुछ जो बसेस हैं, ई बसेस, उनका भी कल वो शुरू करेंगे मुख्तलिफ रूट्स के लिए। 75 के करीब बसेस हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो तकर्रियों के जो ऑर्डर्स हैं वो देंगे। कुछ प्रोजेक्टों के अलावा ई बसेस का इफ्ताह भी करेंगे। और इस तकरीब में साफ ज़ाहिर है जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होंगे। और ये कल जम्मू में हो रही है, कल जो जम्मू में कन्वोकेशन सेंटर है वो इसमें होगा। लेकिन इस दौरे के पस मंजर में एक अहम बात है, आपको याद होगा 9 जनवरी को अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा करना था और उन्हें कुछ, या यूं कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर प्रोजेक्टों का इफ्ताह करना था, संग बुनियाद रखना था और जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी और तरक्याती जो मंजरनामा है उसका खाका खींचना था। लेकिन तब उनका मौसम ख़राब रहा, जहाज़ जो है वो जम्मू एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर सका। उससे पहले JP नड्डा का भी जहाज़ लैंड नहीं कर सका था, तो उसके बाद वो दौरा मुलतवी किया गया था। तो अब वो कल बाज़ाब्ता तौर पे 24 जनवरी को वर्चुअल मोड के साथ करेंगे। लेकिन अमित शाह के दौरे के पस मंज़र में कुछ और कहानियाँ भी आ रही हैं। एक तो अगले हफ्ते जो है मार्च वोट ऑन अकाउंट भी हो रहा है और वोट ऑन अकाउंट के बाद पार्लियामेंट चूँकि सेशन लगने वाला है तो पार्लियामेंट सेशन में वोट ऑन अकाउंट हो रहा है। और उसके बाद वज़ीर आज़म जो है जम्मू कश्मीर का दौरा भी करें। और वज़ीर आज़म का ये दौरा काफ़ी अहम माना जाता है क्योंकि उसमें बड़े प्रोजेक्ट्स का इफ्ताह भी हो रहा है। ख़ास तौर पे जो एशिया में सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है चिनाब का, दरियाई चिनाब पे, उसका भी इफ्ताह किया जाएगा। साथ साथ में रेल के कुछ और प्रोजेक्ट्स का भी इफ्ताह किया जाएगा और साथ में कई और तरक्याती जो मंजिलें हैं उनका वज़ीर आज़म इफ्ताह भी करेंगे। कुछ नए कुछ पुराने जो प्रोजेक्ट्स उनका इफ्ताह होगा, कुछ नए का ऐलान भी होगा। और साथ साथ में माना ये भी जा रहा है कि श्रीनगर से लेके जो जम्मू रेलवे ट्रैक है उसका भी उस दिन इफ्ताह हो सकता है, जिस तरीके से उस पर काम चल रहा है। क्योंकि आज संगलदान तक भी रेलवे ट्रैक रेल पहुंच जाएगी। संगलदान बानिहाल से अगला पड़ाव है और ये बड़ा
टफ पड़ाव अब तक माना जाता है, वहाँ तक आज रेल को ड्राई रन या ट्राई रन इसे है वो दिया जाएगा। लेकिन जो अमित शाह से जो जम्मू कश्मीर उनका दौरा है ये पॉलिटिकली भी काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्शन भी है और इलेक्शन के साथ साथ इस साल इलेक्शन के साथ साथ जम्मू कश्मीर से मुतालिक कई तरह के खबरें भी निकल के आ रही हैं। यूजुअली कल जो बीजेपी की मीटिंग हुई उससे पहले भी बीजेपी के बहुत से लीडरशिप जो है वो दिल्ली को प्रस्ताव, जिसे हिंदी में कहते हैं, उर्दू में सुझाव कहेंगे, ये दे चुके हैं कि इस वक्त इलेक्शन जो है अगर पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन एक साथ होते हैं तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो ये जो मुद्दे हैं ये अमित शाह के दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में उनका जो दौरा है, दौरा नहीं बल्कि आज उनका जो वर्चुअल मोड है उस मोड के जरिए जो मीटिंग करेंगे उसके में भी डिस्कस किए जा सकते हैं। गौर क्या कुछ और है, ज़रा आपके बताइए तफसीलात हमारे नाज़रीन को। जी हाँ, जिस तरह से वज़ीर दाखिला अमित शाह वो वर्चुअली मोड पर जिस तरह से वो इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी जम्मू के अंदर ये तकरीब मुनक्कद होगी, जिसमें माना जाता है कि कन्वेंशन सेंटर जम्मू के अंदर ये तकरीब जम्मू के अंदर मुनक्कद होगी, जहां पर एलजी वो भी मनोज सिन्हा वो भी खुद रहेंगे और उसके साथ साथ ही दीगर जो अफसरान हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे, जिसमें इस 75 ई बसों का वो इफ्तिताह करेंगे। उसके साथ साथ ही SRO 43 के तहत जो जिनको नौकरियां उन्हें वो तकर्रुरनामे वो उनके हवाले करेंगे। उसके साथ साथ ही IAS अफसरान के साथ साथ IAS अफसरान की भी वो तकर्रुरनामे उनके हवाले करेंगे। उसके साथ साथ ही माना जाता है कि जो मीटिंग है, मीटिंग वर्चुअली तौर पर भी एक मीटिंग हो सकती है, लेकिन फिलहाल इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन माना जाता है कि जो आने वाले इंतखाबात हैं, लोकसभा के पार्लिमानी इंतखाबात हैं, इस सिलसिले में भी एक अहम ये माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि ये बीजेपी के लीडरान के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं इस वर्चुअली मीटिंग के दौरान। लेकिन सबसे अहम जो है वो एक तो तकर्रुरनामे उनको हवाले करेंगे उन नौजवानों को, उन उम्मीदवारों को, और उसके साथ साथ ही ई बसों जो 75 ई बसें हैं उनका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह भी होगा। चलिए, शिल्पा शर्मा हमारे साथी हैं जम्मू में, वो इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगी। शिल्पा, ज़रा बताइएगा हमारे दर्शकों को ख़ास क्या कुछ है अमित शाह के इस दौरे में और किस तरह से सरकारी सतह पर तैयारियाँ भी हो रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में जो है एलजी मनोज सिन्हा वहां पर समारोह में पहुंचेंगे और साथ ही साथ वर्चुअली मोड पर जो है वो गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, जहां पर आपको बता दें कि जितनी भी यानी कि SRO 43 के तहत जेके ऑफिसर्स लगे हैं उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो दिया जाएगा और साथ ही साथ 75 ई बसेस जो है उनका भी जो है वो उद्घाटन वर्चुअली मोड पर जो है वो किया जाएगा। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू में आने वाले थे, लेकिन उनका दौरा रद्द कर दिया गया, मौसम की वजह से दौरे को रद्द कर दिया गया। लेकिन आज वर्चुअली मोड पर जो है वो 75 ई बसेस का जो है वो इनॉग्रेशन होगा और साथ ही साथ जो है जेके AS ऑफिसर्स हैं उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर भी जो है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो आने वाले समय में यानी कि फरवरी में उनका दौरा जम्मू में हो सकता है और बताया जा रहा है कि उनका दौरा जो है वो जम्मू में होगा और फरवरी में यह दौरा रहेगा जहां पर कई सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन होगा। एम्स की हम बात करें तो एम्स का जो है वो इनॉग्रेशन और कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिनका इनॉग्रेशन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। अगर हम रेलवे ब्रिज की बात करें जो कि ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और अब उसका इनॉग्रेशन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो किया जाएगा। तो आज की बात करें तो आज जो है 12 बजे के करीब ये समारोह रहने वाला है और सिक्योरिटी की मैं बात करूं तो सुरक्षा व्यवस्था भी काफी ज्यादा पुख्ती जो है वो इस समय नजर आ रही है और कन्वेंशन सेंटर में ये समारोह रहने वाला है जहां पर जो भी SRO 43 के तहत अपॉइंटमेंट लेटर जो है यानी कि जेके ऑफिसर्स लगे हैं उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा और उनका मनोबल भी जो है बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया शिल्पा। कल बड़ा दौरा, कल बड़ा दिन है, कल बड़ा मामला है। कल 25 जनवरी है, 25 जनवरी को अमित शाह जम्मू कश्मीर में ये सारे मामला तय करेंगे और सिक्योरिटी को आज से ही बढ़ाया गया और साफ जाहिर है 26 जनवरी है, 26 जनवरी के हवाले से भी सिक्योरिटी को बढ़ाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा हमारी साथी जम्मू कश्मीर से। और सिक्योरिटी पे बड़ी नजर रखी जाती है और जिस तरह शिल्पा बता रही थी कि जम्मू में सिक्योरिटी को बहुत बढ़ाया गया है और साफ जाहिर है एक तरफ तो 26 जनवरी, उसके साथ साथ अमित शाह के हवाले से, वजीर दाखिला के हवाले से कल की मीटिंग। तो कल जो मीटिंग होने जा रही है इस मीटिंग में कुछ बड़े मुद्दे हैं। एक तो जो हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल डेवलपमेंट
पॉइंट्स पर भी माना जा रहा है कि बड़ा कुछ हो सकता है। और अगर कल वर्चुअली बीजेपी जम्मू कश्मीर की लीडरशिप से भी बात हुई तो आने वाले इंतखाबात के हवाले से कोई बड़ी बात भी निकल सकती, क्योंकि हम जिस तरह लगातार आपको पहले भी दौर अपडेट अपने नाज़रीन को कर चुके हैं कि इस वक्त बीजेपी भी चाहती है, 2 रीज़न है बीजेपी के बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराने के। बीजेपी की जो लीडरशिप, उनका मानना है जम्मू कश्मीर की लीडरशिप कि इस वक्त एक तो राम मंदिर का मामला जो है ये गर्म है, लोगों में वो जो है धर्म जगा दिया गया है। इस वक्त पूरे देश में मज़हब की जो इस वक्त पॉलिटिक्स है वो गर्म है, तो इसका फ़ायदा जो है ये कुछ दिनों तक चलेगा। अगर पार्लियामेंट्री इंतखाबात के साथ असम्बली के इंतखाबात हुए तो ये धर्म के जो मामला गर्म हुआ है, इससे बीजेपी जम्मू कश्मीर को भी फ़ायदा मिलेगा। और जहां लोग पार्लियामेंट में अगर बीजेपी को वोट डालते हैं तो असम्बली में भी वोट बीजेपी को डाल देंगे, क्योंकि बीजेपी की जम्मू कश्मीर में अपनी पोजीशन इस वक्त उस तरह से मजबूत नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए थी या जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और दूसरी बड़ी बात है, लोग बीजेपी जम्मू कश्मीर का ये भी मानना है कि मोदी मंत्र जो चलता है, मोदी को लोग वोट देते हैं। तो इस वक्त अगर कोई नाराज़ भी है बीजेपी का, लोकल लीडरशिप से नाराज़ है, लेकिन कल वो जब वोट डालने जाएगा तो एक तरफ में जब वो पार्लियामेंट में मोदी को वोट डालेगा तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर असम्बली में भी वो तब मोदी को वोट डालेगा और मोदी के सदके वोट इनको भी मिल जाएगा। तो ये 2 चीज़ें जो बीजेपी की लीडरशिप इस वक्त बता रही है कि इस तरह से अगर इलेक्शन होते हैं तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बड़ा फ़ायदा होगा अगर पार्लियामेंट और असम्बली के इंतखाबात एक साथ होते हैं। और बहुत से हल्के ये भी बताने के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से, डायरेक्शन से कि असम्बली और पार्लियामेंट के इंतखाबात एक साथ, यहाँ असम्बली के इंतखाबात जम्मू कश्मीर में सितंबर तक कराए जाने चाहिए। और अगर सितंबर तक नहीं कराए गए तो उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी सरकार पे हो सकता है। ये पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट्स हैं या लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन होंगे, इसमें बड़ा टाइम लगता है। अगर असम्बली इंतखाबात साथ नहीं होंगे तो जम्मू कश्मीर में फिर आगे यात्रा होगी, तो यात्रा सरकार को सिक्योरिटी यात्रा को भी देनी पड़ेगी और फिर इंतखाबात को भी यात्रा देनी पड़ेगी। तो ये बड़ा मामला बन सकता है उस वक्त इंतखाबात कराना। और फिर उस वक्त टूरिस्ट, उसके साथ ही फिर जम्मू कश्मीर का टूरिस्ट सीज़न होता है तो अगस्त तक ये यात्रा वगैरह होगी और यात्रा के बाद थोड़ा सा टूरिस्ट सीज़न जब हुआ तो फिर सितंबर से पहले इंतखाबात कराना शायद मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए। तो इसलिए अगर फिर नहीं हो पाते हैं तो जम्मू कश्मीर की सरकार या मरकज़ी सरकार को या इलेक्शन कमीशन को जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। और अगर कोर्ट फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे सीरियस हो जाए तो फिर बड़ा भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए सरकार चाहती है और सरकार के सामने भी आगे खाई पीछे कौवा वाला मामला है। लेकिन हम आपको बताते चलें जहाँ ये सब मामले वहाँ मुलाजमीन के लिए भी आगे खाई और पीछे कौवा है। मुलाजमीन के हवाले से आपको बताते चलेंगे और आपको जो जम्मू कश्मीर में हुकाम हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो जो क्वार्टरली रिटर्न्स होते हैं आरटीआई के वो दाखिल नहीं कराए जा चुके हैं, वो सबमिट नहीं कराए जाएंगे। गौर जरा बताइएगा क्या बता रहे हैं। ये बात की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जो इलाका है तकरीबन 50% जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सहमाई रिटर्न जो उनको फाइल करना था वो उसमें फाइल करने में नाकाम रही है। और इसके साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन कमीशन है, मुल्क की शफाफियत पर भी जिस तरह से पहले इस मरकजी हुकूमत की जानिब से जो हिदायत दी गई है उस पर अमल नहीं किया गया। और ये माना जाता है कि 50% अथॉरिटी जो है वो ये रिटर्न फाइल करने में नाकाम रहे हैं, जिसके साथ साथ ही उन्होंने माना जाता है कि जो उनका जो हुक्म जारी किया गया था, जो हुक्मनामा मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी किया गया उस पर अमल नहीं हुआ है। और जो एक्ट का सेक्शन 25 ये फराहम करता है कि हर पब्लिक अथॉरिटी को साल के दौरान कारकर्दगी का अंदाजा लगाने के लिए जो सहमाई रिटर्न है वो जमा करने की जरूरत है। लेकिन अब माना जाता है कि जो इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो मामला सामने आया उसमें यह माना जाता है कि 50% अथॉरिटी जो है वो ये रिटर्न फाइल करने में नाकाम हुए हैं। रिटर्न फाइल करने में नाकाम हुए मेरे साथी गौर बता रहे थे। और ये इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की रिपोर्ट है और मरकज़ के जो जम्मू कश्मीर का इलाका है यहाँ कुल 43 पब्लिक अथॉरिटीज़ है और इनमें से सिर्फ 23 ने साल 2022-23 के तमाम 4 तिमाही रिटर्न जो है वो दाखिल किए हैं। 43 में से 23 अंदाज़ा कर लीजिएगा कितने हैं। और कई इदारे हैं और इन इदारों में तामीरात आमा जो है, बागबानी है, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है, कबायली अमूर है, हैवानात है, पेड़ पालने का महकमा, हाउसिंग है, अर्बन डेवलपमेंट है, लॉ है, स्टेट्स डिपार्टमेंट है, पार्क्स हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये जल शक्ति है, मॉनिटरिंग टूरिज्म है या जीएडी है, ये जो डिपार्टमेंट हैं, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू है, इस तरह के जो इदारे हैं जो अभी तक अपने रिटर्न्स जो हैं वो भर नहीं सके हैं। लेकिन अगर कुछ
कायदा और कानून जब बड़ा नहीं जाता है तो सरकार का बड़ा इदारा सामने आता है और उससे कहते हैं अदालत। और हर आदमी हिंदुस्तान में अगर कहीं उसको इंसाफ ना मिले तो वो उसका पहला फकरा यही होता है कि आई विल सी यू या सू यू इन द कोर्ट। तो दोनों चीज़ें होती है, आई विल सू यू इन द कोर्ट, मैं आपको अदालत में मुकदमा करूंगा, या आई विल सी यू इन द कोर्ट। हाँ चलो आओ देखते हैं अदालत में क्या करता हूँ मैं आपके साथ। तो यहाँ पे जब हुकाम जब इंसाफ ना मिला तो बिल आखिर श्रीनगर का हाई कोर्ट सामने आया और हाई कोर्ट ने फैसला दिया, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बताया कि भाई जो कुछ भी यहाँ पे एक इदारे ने गलत किया है तो गलत है, लेकिन आगे गलत नहीं होना चाहिए। और आप बाज़ाब्ता तौर पे जो कार्रवाई है उस पर, ये श्रीनगर ट्रिब्यूनल का जो खसूसी ट्रिब्यूनल है उसका एक हुक्मनामा था और उस पर हाईकोर्ट ने उस हुक्मनामे पर रोक लगा दी और श्रीनगर के खानियार के इलाके में एक जो स्ट्रक्चर है जिसे इलीगल कहा जाता है, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हिदायत दिए कि इख्तियारात का इस्तेमाल करें और डिमॉलिश करें। ये ऑनरेबल कोर्ट का है। और श्रीनगर ये कहानी जो है ये थोड़ा सा इधर से उधर हो जाती है। इसे इधर से उधर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसको बेचने का हक ही नहीं है और ये कस्टोडियन की प्रॉपर्टीज़ थी और ये कस्टोडियन की प्रॉपर्टी जो है वो लीज पे दी गई थी और लीज पे जब दी गई तो उसके बाद इन प्रॉपर्टीज़ को बेचा भी गया, ढांचे भी खड़ा किए गए और फिर बाज़ाब्ता तौर पर जो ट्रिब्यूनल है श्रीनगर का, श्रीनगर के ट्रिब्यूनल से जो है इस तरह का हुक्मनामा भी लाया गया, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पे इस पे अमल दरामद किया। और फैसल के पास चलते हैं, फैसल मजीद तफसीलात बताएगा कि ऑनरेबल कोर्ट ने क्या बताया और अब श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो किस तरह से इसकी रगड़ा पट्टी करेगी और ये खानियार के इलाके में जो है। तो बताइएगा फैसल क्या है आपके पास तफसीलात? ये खानियार के इलाके में ये जो ढांचा है, कस्टोडियन की प्रॉपर्टी बेचने वाली खातून, बनाने वाला कोई और फिर उसके बीच में एक ट्रिब्यूनल भी कहीं ना कहीं जुडिशरी के साथ जुड़ा रहता है। तो ट्रिब्यूनल का हुक्मनामा और उस पर अब हाई कोर्ट ने सारा मामला अपने हाथ में लेते हुए बताया कि इलीगल स्ट्रक्चर जो हैं वो खड़ा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो क्या है तफसीलात? देखिए बिल्कुल, जहाँ तक इस जमीन का ताल्लुक है तो 4 मरला जमीन है ये खानियार में जो हकीम अबानों के नाम पे थे और बाज़ाब्ता तौर पर आपने जिस तरीके से कहा कि ये कस्टोडियन लैंड था, ये बाज़ाब्ता तौर पर कस्टोडियन लैंड ही था, तो लेकिन ये अभी कब्जे में जो हकीम अबान है उसी के था। तो उसने फिर जो है उसको लीज पे दी गई थी 40 साल के लिए और उस पे कंडीशन थी कि इसमें सिर्फ कंपाउंड वॉल बननी चाहिए, बाकी कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर इसमें नहीं बनना चाहिए। कंक्रीट स्ट्रक्चर तो बना और उसके साथ साथ ये जमीन जो है ये बाज़ाब्ता तौर पर बेची भी गई और जो 2 इस जमीन को खरीदने वाले हैं जिनका नाम समीर हुसैन है और हिलाल अहमद पंडित है, ये 2 लोग हैं जिन्होंने इस जमीन को जो है खरीद लिया। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इस पे जो है इलीगली और हम कह सकते हैं अनऑथराइज्डली इस पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और बाज़ाब्ता तौर पर जो ट्रिब्यूनल था उन्होंने ये क्लियर किया था कि इसमें जो है कस्टोडियन डिपार्टमेंट और वैक्वी डिपार्टमेंट दोनों मुलव्वस है और उनकी मिली भगत और इन सब की मिली भगत से ही ये पॉसिबल हो सका है कि इस जमीन को जो है लीज से उठाकर भेजा गया। यानी पहले लीज पे दिया गया था लेकिन अब बस इसी हकीम अबानों ने इसको भेजा और बाज़ाब्ता तौर पर जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट है या वैक्वी डिपार्टमेंट है उनकी मिली भगत से ही ये उन्होंने इनको फैसिलिटेट किया कि आप इसको भेज दें। तो जैसे ट्रिब्यूनल में मामला सामने आया तो ट्रिब्यूनल ने क्लियरली इस पर अपना डिसीजन दिया कि इस पे जो भी तजावुज़ात है इसको हटाया जाए, ये इलीगली ये सब कुछ किया गया। लेकिन अब मसला जो है हाई कोर्ट में पहुंचा, हाई कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में जो है सिटी ऑर्डर लगाया है और उन्होंने फिलहाल डायरेक्शन दी है कि चाहे वो रेस्पोंडेंट हो, जम्मू एसएमसी हो या इसके साथ जो इवैक्यूएट डिपार्टमेंट है या कस्टोडियन डिपार्टमेंट है उनको बाज़ाब्ता तौर पर नोट्स भेजी गई है कि वो अपने जो है जवाबात या इस पे जो ऑब्जेक्शन है वो दायर कर सके, उसके लिए फिलहाल टाइम दिया गया है। लेकिन जिस तरीके का ऑर्डर हम ट्रिब्यूनल की तरफ देखते तो उनकी तरफ से क्लियर कहा गया था कि इस जमीन पे जो है कोई कंक्रीट नहीं बन सकता, कंक्रीट बिल्डिंग नहीं बन सकती, लेकिन एक कंपाउंड वॉल की इजाजत उन्होंने दी थी। लेकिन वहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जिसको डिमोलिश करने की भी हिदायत ट्रिब्यूनल ने दिए थे, लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया है। और ये भी क्लियरली इस चीज को भी ट्रिब्यूनल ने कहा था कि जो फील्ड स्टाफ उस वक्त इस
फील्ड पे था, जिन्होंने इसका मुआयना किया, जिन्होंने भी इसमें बिल्डिंग बनाने की इजाजत दी, उनकी भी निशानदेही करने की जाएगी। और उसके साथ जो भी इसमें मुलव्वस होगी, जिस डिपार्टमेंट ने इसमें साथ दिया है कि इलीगली या अनअथोराइज्ड ये काम करने के, उनकी भी निशानदेही करने की हिदायत ट्रिब्यूनल ने दी। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से इसके ऑर्डर किया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जैसे रेस्पोंडेंट या जो जवाब दहनदार है उनको वो जवाब बन नहीं, उसके बाद हाईकोर्ट का भी देखा जाएगा कि उनकी तरफ से आगे जाके क्या डिसीजन आएगा। लेकिन फिलहाल इस मामले पर जो है हाईकोर्ट ने इसके ऑर्डर लगाया है। और जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन आया था डिमोलिशन का या उन लोगों को आइडेंटिफाई करने का जिन्होंने इसकी इजाजत दी है, फिलहाल उस पर भी जो है स्टे ऑर्डर रखा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि एसएमसी हो या कस्टोडियन डिपार्टमेंट वो किस तरीके के एतराजात इसके हवाले से दायर करेंगे, तो उसके बाद ही हाईकोर्ट का जो है एक ऑर्डर इस पर आ सकता है। बहुत शुक्रिया फैसल। यूजुअली यहाँ पे इस तरह के मामलात होते रहते हैं, लेकिन हम अपने नाजरीन को ये इसलिए बता रहे हैं कि ये कस्टोडियन का मामला है, ज़मीन कस्टोडियन की है। और कस्टोडियन की ज़मीन के बारे में सब जानते हैं कि इसको जो है इसके मालिकाना हकूक जो है वो उनके लोग जो है वो जिंदा भी हो सकते हैं, उनके वारिस भी जिंदा हो सकते हैं जो असल ज़मीन के मालिक हैं, असल ज़मीन के हकदार हैं। लेकिन चूंकि 1947 के जो हालात में वो इधर से उधर हो गए, तो उस बीच में उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे रही। तो ये कस्टोडियन की ज़मीन जो है इसका मालिक जो है सरकार के पास बतौर अमानत रहती है। तो अमानत को यहाँ पे खयानत किया जा रहा है। तो ये खबर यूजुअली हमारे कश्मीर में आए रोज़ इस तरह के वाक़ात होते रहते हैं, कोई किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लेता है। जैसे अगली तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। अगली तस्वीर आपको ज़रा हम दरगाह की दिखाते हैं, और दरगाह की तस्वीर ज़रा दिखा दीजिएगा। ये प्रॉपर्टीज़ हम दिखाएंगे। ये पिछले साल इसी जनवरी फरवरी में जम्मू कश्मीर में जो डिमोलिशिंग ड्राइव चली थी, और ये है डिमोलिशिंग ड्राइव, अहल दनिहामा की ज़मीन है। यहाँ पे कल हमें मुकामी लोगों ने बताया कि पिछले साल ये ज़मीन जो है ये घासचराई लैंड थी, और डिमोलिशिंग इसको यहाँ पे जो है इसके फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे। तो पिछले साल जब डिमोलिशिंग ड्राइव चली तो ये फिर इस ज़मीन को खाली कराया गया। ये राइट साइड में भी आप ये दीवार देख रहे हैं, ये दीवार भी वही है, घासचराई की ज़मीन है। और फिर यहाँ पे पिछले साल जब डिमोलिशिंग ड्राइव की गई तो ये सारी ज़मीन ये खत्म खाली कराई गई। अब पिछले कुछ महीनों से सरकार इस घासचराई की ज़मीन पे खामोशी बैठी है, वो ज़्यादा कुछ करती नहीं है। उसको अब शायद उनको लगा, ये जो लैंड माफिया कश्मीर में, लगा कि शायद सरकार भूल गई है, और कुछ कहीं उनकी मिली भगत भी हो सकती है। कुछ लोग होते हैं तो मिली भगत के बाद उन्हें दोबारा से जो है इस ज़मीनों पे दीवारबंदी वगैरह शुरू कर दी। पहले दीवारबंदी कर दी, फिर बाद में बाहर से जो नीला पर्दा है वो लगा देंगे, और उसके बाद अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये ऊपर वाला जहाँ पे हाथ इस शख्स ने रखा हुआ है, ये लेफ्ट वाला, ये भी यही ज़मीन है, इस पे अब कंस्ट्रक्शन वगैरह। और ये दनिहामा है, अहल का दरगाह तहसील में पड़ता है। और कल जब तहसीलदार दरगाह कैसर महमूद को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्हें फ़ौरन टीम भेजी। कल शाम को ये टीम वहाँ पे गई और आज उन्होंने बताया कि इसको पूरी तरह से डिमोलिश किया जाएगा। इसमें एक चीज़ और है, इस मामले में मुझे कल बताया गया वहाँ के मुकामी लोगों ने कि इसका बाज़ाब्ता तौर पे क्राइम ब्रांच बाज़ाब्ता तौर पे एफआईआर पहले ही दर्ज कर चुके हैं, क्योंकि इसके फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे। और क्राइम ब्रांच के एक अहदेदार ने उसकी तस्दीक भी की कि हाँ ये केस है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वो पीवी जिसे कहते हैं वो चल रहा है। इस केस में बाज़ाब्ता तौर पर फेक डॉक्यूमेंट्स, जो लैंड माफिया है, बड़ा ख़तरनाक लैंड माफिया यहाँ पे जो है वो उनने इसके फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। और आप देखिएगा ये तस्वीर है कल ये जो डिमोलिशिंग हो रही थी, और ये हमारे यहाँ बहुत से, अब पिछले साल सरकार ने डिमोलिश किया, ज़मीन खाली करके दे दी, कुछ ने बताया, लेकिन उस ज़मीन को बाद में सरकार ने भी राम भरोसे छोड़ा, कुछ उस पर किया नहीं, थोड़ा ना अपने कब्जा किया ना कुछ रखा। और फिर दोबारा जो लैंड माफिया है उन्होंने, और इसमें एक नई टेक्निक यहाँ दरगाह हज़रत बल वगैरह के इलाकों से लोगों ने रखी है। जो हमारे जो ट्राइबल लोग हैं या गुज्जर बरादरी के लोग या बकरवाल बरादरी के लोग या कुछ और लोग जो इन इलाकों में जाते हैं, या हमारे यहाँ अब वो बाहर से जो लेबर क्लास आता है या दूसरा जो भीख मांगने वाला क्लास है, यहाँ पे जो सरकारी लैंड है वहाँ पे उनको छोटे छोटे वो बना के देते हैं, पहले टबर वगैरह बना के देते हैं। तो ये टबर से उन के जरिए उसका वो दिखाते हैं कब्जा वगैरह, और उसके बाद उसका आस्ता आस्ता काम करते हैं। तो ये जो लोग हैं एक और उनसे किराया भी लेते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत है उन लोगों से जो बाहर से आते हैं, उनसे जो अपना उन पे वो थोड़ा ढांचा प्लास्टिक पॉलीथीन का बनाते हैं, उससे किराया भी लेते हैं। तो ये हजरत बल का है, और उम्मीद है कि कैसर महमूद जो वहाँ के तहसीलदार हैं आज बाकी की भी डिमोलिशिंग करेंगे और ज़मीन को अपने कब्जे में ले लेंगे। ये लोगों की वहाँ से उम्मीद थी, लेकिन हमारे कब्जे में बाद में क्या बचेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हम अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं, और अगली तस्वीर हम बताते हैं कि खौफनाक खबरें आ रही है। सुबह सुबह एक अखबार को देखने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हुए,
और अखबार में लिखा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग की खबरें बहुत पहले से जो वार्निंग्स हैं वो दी जा रही थी, ग्लोबल वार्मिंग की वार्निंग्स पहले से दी जा रही थी, लेकिन उन पे जब अमल दरामद नहीं हुआ तो पिछले 30 सालों के दौरान जो कम बर्फबारी का अब की बार रिकॉर्ड हुआ, 30 सालों में पहली बार अब की बार जो सबसे कम रिकॉर्ड हुई है बर्फबारी, तो उसके बाद ये है कि 50 साल बाद वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में बिल्कुल बर्फ नहीं होगी। अभी और 30 साल इंतजार करिएगा। ये डॉक्टर प्रोफेसर शकील रमशू जो हमारे जाने माने माहौलियात पे नज़र रखे हुए हैं और जाने माने एकेडमिया हैं, उनका स्टेटमेंट अखबार में आया है और अखबार में उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर का जो हुस्न है उसको ग्लोबल वार्मिंग जो है वो निगल रही है। और माहिरीन ने यह भी बताया है कि होश के नाखुन आज ना लिए तो संगीन नताइज भुगतते हो सकते हैं। पिछले 30 वर्षों से सरकार ने माहौलियाती तब्दीलियों के खतरात, सरकार को इन खतरात से आगाह भी किया गया, बताया गया कि तवील मुद्दती मंसूबों को तश्कील देने की ज़रूरत है, लेकिन एक कान से बात आई दूसरे कान से गई, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और उसके बाद ये ग्लेशियर की तस्वीर, आप बिल्कुल तस्वीर देखिएगा, ये हमारे ग्लेशियर की तस्वीर है, ये लद्दाख में ग्लेशियर की तस्वीर है। और जो खबर जिन्होंने इस पे पूरा एनालिसिस किया है, ये हमारे साथ इस वक्त अशफाक सईद, ये जाने माने सहाफ़ी हैं, फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक से हम बराह रास्त जानेंगे, उन्होंने इस पर पूरा वर्कआउट किया है, पूरी तफसील के साथ मुख्तलिफ लोगों से बात की। अशफाक, बहुत शुक्रिया और बहुत मेहरबानी आपकी, सुबह सुबह आपने हमें वक्त दिया, और ये आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी, कि हम कौम को बाखबर करें, कौम को होशियार करें कि मामले संगीन होते जा रहे हैं। तो जो खबर आपने की है, जो एनालिसिस आपने की है, जो आपने एक्सपर्ट से राय ली है, तो उस राय के बाद निचोड़ आप क्या दे सकते हैं, जो इस सारे जो माहौल जो है तब्दीली जो आ रही है? बहुत सनम, पिछले कई सालों से हम इस पे काम करते आए हैं और मुख्तलिफ, जैसे हम आपको बताएं कि यूनिवर्सिटियां हैं या बाकी जो इस मुद्दे पे बात करते हैं, लिखते हैं, तहकीक करते हैं, उनसे बात करते आए हैं। तो हमने आज ही नहीं बल्कि इससे पहले भी बहुत बार ये बात लिखी है, लेकिन हम आज एक मरतबा फिर लोगों को ये ज़हननशीन कराना चाहते थे या सरकार को ये ज़हननशीन कराना चाहते थे कि जो हमारा ग्लेशियर है, कोलाई ग्लेशियर, कश्मीर का वो बड़ा ग्लेशियर है जो यहाँ के एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फ्लड कंट्रोल के लिए काफी अहमियत का हामिल है। और ये झेलम जो है, ये जो ग्लेशियर है, ये झेलम और इसके 52 नदी नालों को साल भर जो है तर रखता है। लेकिन आबो हवा की तब्दीली और कुराए अर्ज़ का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत बड़ी तब्दीली से जो है बर्फ की इस चादर को निगल रहा है। सदियों से मौजूद कई ग्लेशियर जो हैं वो गायब हो चुके हैं और बाकी मादा इस रफ्तार से पिघल रहे हैं कि साइंसदानों का कहना है कि आइंदा चंद बरसों में पहाड़ों की बुलंद व बाला चोटियां जो हैं वो बर्फ से खाली होंगी। सनम, मैं आपको ये बताता चलूं कि जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर शकील रमशू, उन्होंने कई बार इस मुद्दे पे बात की और उन्होंने पहले ही ये कहा था कि आने वाले कुछ वर्षों में गुलमर्ग में जो है वो सरमाई खेलें नहीं होंगी और अब जो श्रीनगर है, श्रीनगर के जो इलाके हैं उनमें बर्फबारी अगले 50 वर्षों में नहीं होगी और बर्फ देखने के लिए लोगों को गुलमर्ग जाना पड़ेगा। और इस साल आपने देखा और हम देखते आए हैं कि किस तरह से जम्मू और कश्मीर का जो मौसम का मिजाज है वो बदला है। बर्फबारी कब होती है? जब गर्मियों का मौसम होता है और सर्दियों के मौसम में दर्जा हरारत में इजाफा होता है। इस साल की अगर मैं आपको बात करूं, ऐसा नहीं है कि इसी साल दर्जा हरारत ये क्या बोलते हैं इसको, बर्फ नहीं पड़ी है, बल्कि माजी में भी बर्फ नहीं पड़ी है, लेकिन दर्जा हरारत इतना बढ़ना ये तशवीशनाक बात है। और ये सारा जो है ये दर्जा हरारत ग्लोबल वार्मिंग की वजह बताई जा रही है। अब कोई माहिरीन इसको ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं और कोई अल-नीनो का इसे ये कह रहे हैं कि ये अल-नीनो का असर है। लेकिन अगर जो भी है, लेकिन कश्मीर का जो हम देखें कि कश्मीर का नाजुक माहौलियाती निज़ाम है, यहाँ दर्जा हरारत में बेतहाशा इजाफा या माहौलियाती आलूदगी जो है इसके संगीन नताइज जो है वो अब बढ़ सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि ग्लेशियरों की अगर हम बात कर रहे हैं तो कश्मीर के झेलम ताज का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है ये कोलाई ग्लोबल वार्मिंग और इंतहाई आलूदगी की वजह से, दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से तेजी से पिघल रहा है। थाजवास जो है या हॉकसर है या ग्लेशियर, जो भी ग्लेशियर है, हरमुख ग्लेशियर के आसपास के ग्लेशियर जितने भी हैं,
ये पिघल रहे हैं। ये तहकीक जो है, हालिया तहकीक हुई है, मेरी माहिरीन से बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि हम सालाना 7 बार इन ग्लेशियरों की तहकीक के लिए जाते हैं, देखते हैं कि इनकी हैयत क्या है, और इनकी हैयत जो है ये इंतहाई मुतासिर जो है इंतहाई तशवीशनाक बताई गई है। अगर उन्होंने कहा कि अगर खुश्की तवील पकड़ेगी तो ये तबाहकुन होगा। पहले से ही जम्मू कश्मीर की मुतवक्का मुस्तकबल जो है वो तबाह हो रहा है। मौसमियाती तब्दीली, बर्फबारी की कमी और नदी नालों के बहाव की तब्दीली से पन बिजली प्रोजेक्टों, आबाशी, सैलाब के खतरे और दरियाए सिंध के पानी की तकसीम समेत मुख्तलिफ इस्तेमाल किए गए पानी को बर वक्त दस्तयाबी पर जो है नुमाया तौर पर असर पड़ सकता है। मैं आपको ये भी बताऊं सनम के माहिरीन कहते हैं कि पिछले कुछ वक्त से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में ग्लेशियर पिघलने की शरह बाकी हिमालय और पहाड़ों से ज्यादा है, और कोलाई ग्लेशियर 1962 से अब तक तकरीबन 32% रकबा खो चुका है। ये बड़ी बात है। और ये ग्लेशियर जो है ये सालाना 0.9% जो है सिकुड़ता जा रहा है। और माहिरीन का ये भी कहना है कि मुस्तकबल में इन ग्लेशियरों के मजीद जो है ग्लेशियरों से मजीद नुकसान होने की तवक्का है, जिससे दरियाओं के बहाव में कमी आएगी, सर्दियां कम होंगी, बर्फ और गर्मियों में ज्यादा गर्मी होगी। माहिरीन जो है वो ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की बुनियादी वजह जंगलात का बेतहाशा कटाव। हमारे साथी हैं अशफाक सईद, जाने माने सहाफी हमारे कश्मीर के, और ग्लोबल वार्मिंग से लेकर एनवायरमेंट पे बहुत लिखते हैं। मैं जरा अशफाक जानना चाहूंगा, क्या कोई अब ये तो मुसीबत है, इस मुसीबत का कोई इलाज कहीं से हमारे माहिरीन बता रहे हैं? क्या करना चाहिए, डूज एंड डू नॉट्स क्या है? देखिए सनम, जो है ग्लोबल वार्मिंग को ग्लोबली सतह पर ही निपटा जा सकता है, लेकिन कुछ एक इकदाम हैं जो यहाँ किए जा सकते हैं। माहिरीन ने कहा कि ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की बुनियादी वजह जंगलात का बेतहाशा कटाव है। तो आप जंगलात की रोकथाम कर सकते हैं, कटाव की रोकथाम कर सकते हैं, उनको जलाने से बचा सकते हैं जो है। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि इंसानी सरगर्मियां माहौलियाती तौर पर हसास जोन में तामीराती जो है गाड़ियों और दीगर फैक्ट्रियों से ग्रीन हाउस गैसों का अखराज शामिल है। आप ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को रोक सकते हैं। आप मुस्तकबिल में जो आपके पानी है उस जो है आपको मिल सकता है इससे, और इससे बिजली का शोबा जो है वो बताया कि मुतासर होता है। बागबानी और ज़राअत के शोबे को इससे नुकसान हो सकता है। अगर आपके बागबानी और शोबे को ग्लेशियरों के पिघल से नुकसान होगा, यानी कि अगर आपको पानी नहीं मिलेगा, तो सरकारी सतह पर क्या इकदाम किए जा सकते हैं? आप हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के जो साथ वाबस्ता लोग हैं उनके लिए आप बहुत सारे इकदाम उठा सकते हैं, जैसे कि आप उनके लिए स्कीमें, ऐसे जैसे फसल का जब नुकसान होता है उनको क्रॉप इंश्योरेंस स्कीमें उनके लिए लागू कर सकते हैं। उनके लिए उनके खेतों को सिंचाई के लिए कोई इकदाम कर सकते हैं, पानी को जहीरा कर सकते हैं। इसी तरह आप जंगलात का कटाव अगर रोकेंगे तो उससे आपको फायदा होगा। कटाव शजरकारी पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। पॉलीथीन पर रोक लगानी होगी। घरों से निकलने वाले ठोस फिजला को साइंसी तौर पर ठिकाने लगाने के साथ साथ शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने के लिए जो है ये बातें की जा रही हैं। इसी तरह हम अगर माहौलियाती सियाहत को फरोग दे सकते हैं तो ये बड़ी बात होगी, और यहाँ पर हमारा माहौलियात इससे बच सकता है। हम हर उस ऐसे प्रोजेक्ट सदम हम ऐसे प्रोजेक्ट को यहाँ शुरू करने से पहले जो माहौलियाती खराबी का सबब बनता हो उसकी क्लियरनेस अगर नहीं देंगे तो ये चीजें इसको हम बचा सकते हैं सनम। अशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बहुत से नाजरीन सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि तौबा करो। अब किससे तौबा करें? हम अपने माहौल को बचाने के लिए किससे तौबा करें? बहुत से नाज़रीन हमारे सोशल मीडिया पे फीडबैक में कमेंट्स में लिख रहे हैं कि जो हमारा फेसबुक पेज है, हमारा ट्विटर हैंडल है या हमारा इंस्टा है, वहाँ पे लिख रहे हैं, अक्सर नाज़रीन लिख रहे हैं कि तौबा करो, सब तौबा करो। तो तौबा तो करें, लेकिन कैसे करें? लेकिन आपको बताएं, आप हमें सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, ट्विटर पे भी देख रहे हैं, आप हमें इंस्टा भी देख रहे हैं, आप टीवी पे भी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं, या ये स्वांग जो है नोमचुंग, ये लद्दाख के जाने माने जो इस माहौलियात पे नजर रखते हैं, इनका एक ओपिनियन हमने वहां से लिया है लद्दाख से। ये क्या बता रहे हैं, जरा सुनिएगा। पानी मेल्ट होकर यहाँ आ रहा है, तो ये बहुत ही डिप्रेसिंग, बहुत ही मायूसी की बात है। और ये हम लद्दाखियों के कारण नहीं हो रहा सर, ये ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो है
पूरे दुनिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री है वो अपने इंडस्ट्री से आसमान में ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इतना पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, समंदर से छेड़ रहे हैं, नेचर से छेड़ रहे हैं। तो उसी कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और ये आसार जो आपको लद्दाख में नजर आ रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा इससे बिग इंटरनेशनल यूनिवर्सल प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल में ये यूएनओ वगैरह में इसकी बात होना चाहिए, इंडस्ट्रीज कम होना चाहिए। अब हम पहले बचपन में सुनते थे कश्मीर में एक रेंज है खूबसूरत पहाड़ों का, उसे नंगा पर्वत बोलते थे। ये हम सुनते आए। कल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार नंगा पर्वत देखा। दूर दूर तक पहाड़ों की चोटियों पर कोई बर्फ का नाम और निशान नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा वो शेयर करूंगा वीडियो, वो जरूर इसमें इंसर्ट कीजिएगा, क्योंकि अब ये सब नंगा पर्वत हो गया। और इस साल तो मुझे डर लग रहा है, अगर कोई फरवरी में बर्फ नहीं हुआ तो ग्लेशियर पे जो डिपेंडेंट जो गांव है उनमें सूखे का डर है। और हम लद्दाखियों को यही करना है कि हमें बाहर से जो हमारे ऊपर इमोशन। नंगा पर्वत की बात आपने सुनी। नंगा पर्वत बहुत ऊंचा पहाड़ है और हमें बचपन में देवमालाओं की जो कहानियां थी उनमें परियों की कहानी नंगा पर्वत से ही शुरू होती थी। बताया जाता था, हमारी दादी हमारी नानी बताती थी कि वहां बहुत बर्फ है, उस बर्फ में एक परी है, जिन है, वो उस तरह की कहानियां। लेकिन आपने तस्वीर में देखा, वो नानी हमारी ने जो बताया था वो तब था, आज नंगा हो चुका है, बर्फ नहीं है। तो हमारे माहौल के लिए सबसे बड़ा संगीन खतरा है। और गोलाई जो हमारा ग्लेशियर है औसतन 0.98 मीटर हर साल कम होता है, यानी 1 मीटर कम होता है। अगर ये 100 मीटर है तो 100 साल में ही खत्म होना चाहिए। तो इसके साथ साथ दूसरा जो है वो 0.93 यानी 1 मीटर, वो भी लगभग हर साल कम होता जा रहा है। जिम्मेदार हमें, किसी और क्यों इल्ज़ाम दें। लेकिन इस जिम्मेदारी के पीछे क्या है वो हम आपको बताएंगे अगले खबर में। अभी छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि जिम्मेदार हम हैं या कोई साजिश है। ये सब कुछ इस तजारती वक्फे के बाद।